हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। फोरम आईएएस का लेवल 1 का टेस्ट नंबर 3 है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहले लेक्चर में हम सब ने 1 से लेकर के 29 तक के सारे प्रश्नों को हल किया था। आज हम देखेंगे 30 से लेकर 50 तक के प्रश्न और उनके आंसर और एनालिसिस और एलिमिनेशन टेक्निक। तो किस तरीके से आप एग्जाम हॉल में जो है कि क्वेश्चन पढ़ करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, तो यह सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए। अगर आप डेली जो है कि टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं, डेली जानकारी चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने सीरियस जो दोस्त है प्रीलिम्स को लेकर उनको शेयर कर दीजिए। लाइक करिए और सेशन कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रश्न। तो यहाँ पे है पहला प्रश्न जो कि आज का। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति आदेश द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से हटा सकते हैं यदि उन्हें दिवालिया घोषित किया गया हो, वे अपना कार्यकाल के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के अलावा किसी अन्य सवेतन नियोजन में संलग्न हो, और राष्ट्रपति की राय में वे मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है। तो यहाँ राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जो यूपीएससी है उसके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष को पद से हटाने की बात जो है कि की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाते हैं, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्यों के हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 में निर्धारित है। और जो 317 का जो सब पार्ट 3 है, राष्ट्रपति आदेश द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से हटा सकते हैं यदि वह क्या कहते हैं कि दिवालिया हो, वे कार्यकाल के दौरान किसी और पद पे संलग्न हो, और मानसिक जो है कि मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण वह पद पर वो रहने के लिए अयोग्य हो। तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, इसलिए जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है आप सबके सामने। भारत में सार्वजनिक धन के कुशल उपयोग तथा निर्धारित समय के लिए उपयोग को सुनिश्चित करने के अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के पद का क्या महत्व है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किए जाने पर सीएजी संसद की ओर से राजकोषीय नियंत्रण का प्रयोग करता है, और सीएजी मंत्रालयों द्वारा परियोजनाओं या कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जिन पर लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा की जाती है। चौथा है सीएजी की रिपोर्टों से प्राप्त जानकारी का उपयोग जांच एजेंसियां सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन के दौरान कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आरोप तय करने के लिए कर सकती हैं, और सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षण के लेखांकन से संबंधित मामलों में सीएजी के पास कानून का उल्लंघन करने वालों के अभियोजन हेतु कुछ न्यायिक शक्तियां होती हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि कितने कथन जो है कि सही हैं। तो देखिए यह जो प्रश्न है यह यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। दो 2012 में यूपीएससी पीटी 2012 यह प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाएगा,
इस प्रकार से पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित एक संवैधानिक प्राधिकरण है। उन्हें भारत सरकार और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्ययों का लेखा परीक्षा करने का अधिकार होता है, जिनमें स्वायत्त निकायों और सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निगमों और प्राप्तियां और व्यय शामिल होते हैं। व्यय और शामिल होते हैं। शामिल होते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। सीएजी सरकारी स्वामित्व वालों निगमों के वैधानिक लेखा परीक्षक भी हैं और उन सरकारी कंपनियों का अनुपूरक लेखा परीक्षण करते हैं जिनमें सरकार की कम से कम 51% हिस्सेदारी हो या मौजूद सरकारी कंपनियों की सहायक कंपनियां होती हैं। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। सीएजी रिपोर्ट या विधानसभाओं के समक्ष रखी जाती है और उन पर लोक लेखा समितियां तथा सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा चर्चा की जाती है, जो भारत की संसद की और राज्य विधानसभाओं की विशेष समितियां हैं। इसके विरुद्ध आरोप तय करने के लिए कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो चौथा है और पहला है वह गलत हो जाएगा और आंसर आपका हो जाएगा 2 और 3। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर विचार कीजिए। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब आयोग में कम से कम एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। भारत के संविधान के अनुसार आयोग अपने कार्यों से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन संसद को प्रस्तुत करता है। भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति के समन जारी करने तथा शपथ पर उसका परीक्षण करने के संबंध में आयोग को सिविल न्यायालय के समस्त जो है कि अधिकार प्राप्त है। अगला जो प्रश्न पूछा गया हमारा वो एनसीएसटी से पूछा गया है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो एनसीएसटी है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, जो इसकी स्थापना की गई है अनुच्छेद 338 ए। यह एक संवैधानिक निकाय है। यह एक संवैधानिक निकाय है। यह जो है कि अर्ध न्यायिक निकाय है। निकाय है जिसे संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच करने और शिकायतों की जांच शुरू करने के लिए दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। तो जो पहला स्टेटमेंट है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें जो है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में 5 जो है कि सदस्य होते हैं। 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य होते हैं। इनमें जो है कि एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष
और 3 अन्य सदस्य, 3 अन्य सदस्य, 3 अन्य सदस्य और कम से कम एक महिला, कम से कम एक महिला, कम से कम एक महिला सदस्य अनिवार्य है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 ए, सॉरी 338 के 5 के डी, 5 के डी में कहा गया है कि आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य समयों पर जब वह उचित समझे आयोग के कामकाज पर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस प्रकार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट जो है कि प्रस्तुत करता है। तीसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 338 ए के 8 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित किसी भी मामले की जांच करते समय अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों के हनन से संबंधित किसी भी शिकायत की जांच करते समय आयोग के पास दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को समन करना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना। इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? आपका जो आंसर हो जाएगा वह तो हो जाएगा 1 और 3। किसी भी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुतिकरण की मांग करना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना, किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति मांगना और साक्ष्यों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना। कोई अन्य विषय जिसे राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित कर सकता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य पुनर्गठन आयोग SRC 1900 जो है कि 56 की अनुशंसाओं के आधार पर भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी से संबंधित प्रावधान जोड़ा गया। यह अधिकारी राज्य के भाषाई अल्पसंख्यकों की पहचान करने, उन्हें घोषित करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 350 बी 350 बी के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान किया गया है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 ने भाषाई अल्पसंख्यकों की शिकायत के निवारण के लिए एक तंत्र के निर्माण की अनुशंसा की। इस प्रकार राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 55 की अनुशंसाओं के बाद भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की स्थापना की गई। पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट आपका देखते हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो ये जो 50 भी जोड़ा गया था कि कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था 1956। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि भाषाई अल्पसंख्यकों की पहचान संबंधित केंद्र या राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की जाती है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी भाषाई अल्पसंख्यकों की पहचान या घोषणा नहीं करता है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त को देश में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान की गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों का
सभी जो मामले हैं उनकी जांच करने का दायित्व सौंपा गया है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा केवल एक। तो देखिए यहाँ में स्थित जो संगठन निकायों के संदर्भ में निम्नलिखित जानकारी दी गई है। यहाँ पे संगठन निकाय दिया गया है, इनके सदस्यों का वेतन इनके द्वारा निर्धारित किया जाता है और जो है कि सदस्यों का कार्यकाल। तो सबसे पहला जो दिया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है कि अध्यक्ष और पद भार ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि किसके द्वारा इनका जो है कि वेतन दिया जाता है, वेतन निर्धारित और कार्यकाल। तो पहला है, दूसरा है राज्य सूचना आयोग। राज्य विधानमंडल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। और अगला है कि राज्य मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट आयोग। राज्य सरकार और कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, बशर्ते कोई भी सदस्य 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं करेगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्र सरकार, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। उपर्युक्त में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखिए, तो पहला स्टेटमेंट आपका जो है कि गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। पहला गलत हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति जनजाति आयोग एससी की स्थापना का प्रावधान किया गया है और इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन सहित सेवा शर्तें और कार्यकाल यह कि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित, न कि अध्यक्ष द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और देखते हैं वही जो है कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेवा शर्तें, कार्यकाल नियम 2004 के अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष, जबकि यहाँ पे 4 वर्ष दिया गया है, 3 वर्ष। अगला स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। राज्य सूचना आयोग, तो यहाँ पे दिया गया है कि राज्य विधानमंडल इनके वेतन भत्ते तय करता है। हालांकि यह जो है कि गलत है, गलत है क्योंकि राज्य सूचना आयोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय। वैधानिक निकाय है। आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 जो सूचना आयुक्त शामिल होते हैं। वे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं, पद पर बने रहते हैं। राज्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित। और यहाँ पे 65 वर्ष या जब तक चाहे तब तक सदस्य रह सकते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग। तो यहाँ पे वेतन भत्ते तय करता है राज्य सरकार और कार्यकाल 5 वर्ष होगा, बशर्ते कोई भी सदस्य 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं कर सकता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1993 में हुई थी।
या ये एक वैधानिक निकाय है? अगला स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो स्थापना की गई थी वह की गई थी जो कौन सी समिति थी? एक समिति थी, एक सेकंड बता रहे हैं कौन सी समिति थी। एक समिति थी आपकी संथानम। संथानम समिति 1964। ध्यान से समझिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी की स्थापना 1964 में संथानम समिति की सिफारिशों के बाद की गई। सीबीसी का नेतृत्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अध्यक्ष के रूप में करते हैं। इसमें अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त सदस्य हो सकते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वे 4 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु तक के लिए आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो कार्य करते रहते हैं, चाहे तो क्या कहते हैं कि कार्य करते रहते हैं, या फिर 6 एक सेकंड 4 वर्ष, 4 वर्ष या 65 वर्ष, तो इसलिए गलत हो जाएगा। आपका जो सही आंसर हो जाएगा केवल एक। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों पर एम पूंछी आयोग ने केंद्रीय कार्यपालिका के विचारार्थ आरक्षित विधेयक के निपटारे के लिए निम्नलिखित में से किस अवधि की सिफारिश की है? केंद्र राज्य संबंधों पर एम पूंछी आयोग ने केंद्रीय कार्यपालिका के विचारार्थ आरक्षित विधेयक के निपटारे के लिए निम्नलिखित में से किस अवधि की सिफारिश की है? तो देखिए यहाँ पे जो पूंछी आयोग है, यम पूंछी, यम पूंछी आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्रीय कार्यपालिका के विचारार्थ आरक्षित विधेयक का निपटारा 6 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। 6 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। पूंछी आयोग, जिसे आधिकारिक तौर पर केंद्र राज्य संबंधों पर आयोग के नाम से जाना जाता है, यह स्थापना 2007 में की गई थी। 2007 में स्थापना की गई थी। भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच संबंधों की जांच और समीक्षा करने के लिए की गई थी। तो ये देखिए यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था 2021 में सीडीएस के पेपर में, 6 महीने। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, अगला प्रश्न है आप सबके सामने। भारत में निम्नलिखित संगठनों या निकायों पर विचार कीजिए। संगठनों या निकायों पर विचार कीजिए। केंद्रीय, एक सेकंड, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और केंद्रीय जो है कि सतर्कता आयोग और प्रवर्तन निदेशालय, उपर्युक्त में से कितने संगठन निकायों की स्थापना संथानम समिति ने भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिश पर की गई थी? की गई थी। पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई का गठन जो है कि
सीबीआई का गठन 1963 में संथानम समिति के आधार पर किया गया था। संथानम समिति। संथानम समिति यानी भ्रष्टाचार समिति के आधार पर किया गया था। सीबीआई का अस्तित्व 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के माध्यम से आया। इसका विकास दिल्ली विशेष जो है कि पुलिस स्थापना से हुआ था। तो देखिए पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसकी भी स्थापना जो है कि संथानम समिति के आधार पर की गई थी, जैसा कि अभी अगले प्रश्न में आप सबने देखा। जब जो आंसर हो जाएगा केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग जो कि अध्यक्ष और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, उपर्युक्त में से कितनों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित किए जाते हैं? तो यहाँ पे भारत की संचित निधि पर भारित किए जाते हैं, यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए पहला जो है कि स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो अनुच्छेद 112 के सब पार्ट 3 के सब सेक्शन ई के तहत जो है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को देय वेतन भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित किए जाते हैं। संरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 खंड 6 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 कहता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल के प्रशासनिक व्यय जिनमें उस कार्यालय में कार्यरत व्यक्तियों की देय सभी वेतन और भत्ते या पेंशन शामिल है, भारत की संचित निधि पर भारित किए जाएंगे। यह दोनों बातें जो है कि कही गई है। तो दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन तथा पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। यह संरक्षण अनुच्छेद 322 अनुच्छेद 322 के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत यह जो गठित किया गया था, 1990 में गठन किया गया था, इसका गठित एक वैधानिक निकाय है। इस अधिनियम की धारा 5(4) में कहा गया है, यानी 5 सबसेक्शन 4 में कहा गया है कि अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते केंद्र सरकार द्वारा दिए जाएंगे। यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा दिए जाएंगे, केंद्र सरकार द्वारा दिए जाएंगे। ये अनुदान संसद द्वारा विनियोजन के बाद ही दिए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि इन पर मतदान किया जा सकता है और इन्हें संचित निधि पर भारित नहीं किया जा सकता। चौथा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना जो है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। अधिनियम की धारा 32 के 1 में कहा गया है कि केंद्र सरकार आयोग को अनुदान के रूप में आवश्यक धनराशि का भुगतान करेगी। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा केवल 2 बी। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, एक राज्य विधानमंडल एक विधेयक प्रस्तुत करता है तो उस राज्य में भारत सरकार या केंद्र सरकार द्वारा बिजली की खपत पर कर लगाता है। इस संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, ऐसे किसी भी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए भारत सरकार राष्ट्रपति की पूर्व
जो अनुशंसा आवश्यक होती है, तो पहला स्टेटमेंट आपका हो जाएगा गलत। ऐसी कोई अनुशंसा आवश्यक नहीं होती है। जब संसद विधि द्वारा इसकी अनुमति दे दे तभी राज्य विधानमंडल ऐसा विधेयक पारित कर सकता है। तो यह बी बिल्कुल सही आंसर है, सी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय परिषद की स्थापना का विचार सबसे पहले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यदि कोई केंद्र शासित प्रदेश किसी क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा होता है तो वह केंद्र शासित प्रदेश से 2 सदस्यों या उस क्षेत्रीय परिषद के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। वर्तमान में भारत के सभी राज्य क्षेत्रीय परिषदों में शामिल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है कि तो पहला स्टेटमेंट आपका है वह यह सही हो जाएगा। कि सबसे पहले जो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए पूछा गया है कौन कौन से कथन जो है कि सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, सही पूछा गया है। यह सही हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि वर्तमान समय में सिर्फ कुछ राज्य हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। यहाँ पे क्षेत्रीय परिषदें जो है कि पाई जाती हैं। आपका जो आंसर हो जाएगा डी। 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न है, भारत के जो वैधानिक निकायों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, भारतीय विधिज्ञ परिषद, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। पूछा गया उपर्युक्त में से कितने निकायों को अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले किसी मामले को स्वतः संज्ञान में लेने का अधिकार होता है। किसी भी प्रकार का जो है कि बाध्य नहीं होता है, किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं होती है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अनुसार स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार प्रदान किया गया है। और वहीं देखते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग, दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 और यह जो है कि 2003 यानी स्वतः संज्ञान जो है कि लेने का अधिकार दिया गया है। और तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, भारतीय विधिक परिषद बीसीआई को स्वतः संज्ञान लेने की शक्तियां प्राप्त है, विशेष रूप से अनुशासनात्मक मामलों में। भारतीय विधिक परिषद नियमों और अधिवक्ता अधिनियम 1961 से संबंधित न्यायिक प्रथाएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि परिषद बिना किसी औपचारिक शिकायत की कार्यवाही शुरू कर सकती है। चौथा स्टेटमेंट भी जो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मानवाधिकार उल्लंघनों का स्वतः संज्ञान लेने की पुष्टि जो है कि प्राप्त है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा, कि सभी चारों विकल्प आपके सही। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, हमने ब्रिटिश मॉडल के आधार पर संसदीय लोकतंत्र अपनाया, लेकिन हमारा मॉडल उससे किस प्रकार भिन्न है। कानून निर्माण के संबंध में ब्रिटिश संसद सर्वोच्च या संप्रभु है, जबकि भारत में संसद को कानून बनाने की शक्ति सीमित है। भारत में संसद के किसी भी अधिनियम में संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, न तो एक नहीं दो। तो बताइए, पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, सही हो जाएगा कि संसदीय संप्रभुता ब्रिटेन के संविधान का एक सिद्धांत है। यह संसद को ब्रिटेन में सर्वोच्च कानूनी प्राधिकरण बनाता है, जो किसी भी कानून को बना या समाप्त कर सकता है। न्यायालय के विधान को रद्द नहीं कर सकते हैं। कोई भी संसद ऐसे कानून पारित नहीं कर सकती जिन्हें भावी संसदें बदल न सके। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाता है। भारत में जो है कि भारत में संसद के किसी भी अधिनियम में संशोधन की वैधानिकता से संबंधित मामलों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजा जाता है, संविधान पीठ को भेजा जाता है। और जो भारतीय संसद है ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभु निकाय नहीं है। भारतीय संसद अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविधान के किसी भी प्रावधान में जोड़, परिवर्तन या निरसन कर सकती है। हालांकि संसद उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान की मूल संरचना का निर्माण करते हैं। तो जो आपका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही हैं। तो यह यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है 2021 एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको हम एक बार अच्छे से और समझते हैं, क्योंकि यह पीवाईक्यू है, तो पीवाईक्यू की समझ हमें अच्छे से होनी चाहिए। यहाँ पे पूछा गया है कि हमने ब्रिटिश मॉडल के आधार पर संसदीय लोकतंत्र तो अपनाया है, लेकिन हमारा मॉडल एकदम सेम टू सेम तो नहीं है, हालांकि उससे किस प्रकार से भिन्न है। तो यहाँ पे कानून निर्माण के संबंध में ब्रिटिश संसद सर्वोच्च होती है या संप्रभु होती है, जबकि भारत की संसद ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभु नहीं है। तो यह अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करती है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में किसी भी प्रावधान में जो कुछ जोड़ सकती है, परिवर्तन कर सकती है, निरीक्षण कर सकती है। हालांकि मूल संरचना में शामिल जितने सारे चीजें हैं उनमें संशोधन नहीं कर सकती है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत में संसद के किसी भी अधिनियम में संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो यह स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान देश की संघीय प्रणाली के सममित स्वरूप को दर्शाता है, सिमेट्रिक।
पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय अनुसूची है उसमें जो है कि वेतन भत्ते का प्रावधान किया गया है। वेतन भत्ते, वेतन भत्ते संबंधी प्रावधान। इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, जैसे कि आपके हो गए राष्ट्रपति, राज्यपाल। राष्ट्रपति, राज्यपाल जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, जैसे संवैधानिक अधिकारियों के वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं का विवरण जो है कि द्वितीय अनुसूची में शामिल है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और चौथी अनुसूची देखते तो सही हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट आपका, क्योंकि चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन का विवरण है और सभी राज्यों के लिए आवंटन समान नहीं है, मुख्य रूप से जनसंख्या पर भारित है, जिससे बड़े राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलता है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में 31 सदस्य, जबकि सिक्किम जैसे छोटे राज्यों में केवल 1 सदस्य। जैसे यूपी में 31 और वहीं सिक्किम में एक एक सदस्य शामिल होते हैं। तो यह असमान प्रतिनिधित्व विषमता का एक उदाहरण है, क्योंकि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को पर लागू नहीं होता है। तो इन क्षेत्रों में जो है कि शासन के लिए एक विशेष प्रशासनिक ढांचा प्रदान करती है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, पांचवी अनुसूची। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। पांचवी अनुसूची अनुच्छेद 44 वन के तहत कुछ राज्यों जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर लागू होती है। इन क्षेत्रों के शासन के लिए एक विशेष प्रशासनिक ढांचा प्रदान करती है। राज्यपाल को इन क्षेत्रों में शांति सुशासन के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना करती है। और जो छठी अनुसूची है अभी सही हो जाएगी। तो विकल्प 4 भी सही है। छठी अनुसूची अनुच्छेद 242 टू के और 275 ए के पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पर लागू होती है। तो यह स्वायत्त जिला क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण का प्रावधान करता है, जिनके पास विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां होती हैं। ये परिषदें भूमि, वन और स्थानांतरित रीति रिवाज पर लागू हो सकती हैं। तो छठी अनुसूची संवैधानिक और विधायी विषमता का एक सशक्त उदाहरण है। आपका जो आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। अगला प्रवर्तन निदेशालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह न तो वैधानिक निकाय है, न ही संवैधानिक निकाय है। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत किसी भी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने का अधिकार है। दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। प्रवर्तन निदेशालय। पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय जो है न तो संवैधानिक निकाय है और न ही वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। स्थापना 1956 में आर्थिक कार्य विभाग के तहत एक कार्यकारी आदेश द्वारा की गई थी और बाद में इसे वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कर दिया गया था। और विकल्प 2 आपका जो है कि गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है, न कि गृह मंत्रालय, बल्कि राजस्व विभाग के तहत कार्य करता है, न कि गृह मंत्रालय। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय के पास किसी भी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने का अधिकार नहीं है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत प्रवर्तन निदेशालय ऐसी घोषणा करने के लिए विशेष न्यायालय में आवेदन कर सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने का अंतिम विशेषाधिकार न्यायालय के पास है, न कि प्रवर्तन निदेशालय के पास।
तो जो आपका आंसर हो जाएगा केवल एक। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत नागालैंड के लिए विशेष प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति की राज्य में कानून और व्यवस्था के संबंध में विशेष जिम्मेदारी है जब तक कि उनकी राय राज्य में आंतरिक अशांति बनी रहती है। भूमि और उनके संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण से संबंधित संसद का कोई भी अधिनियम नागालैंड राज्य पर लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य की विधानसभा द्वारा प्रस्ताव ऐसा करने का निर्णय न ले ले। उपर्युक्त कथनों में से पूछा गया है कौन सा कथन सही है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 371 ए 1 का सब सेक्शन बी के तहत नागालैंड के राज्यपाल को राज्य में कानून और व्यवस्था के संबंध में विशेष जिम्मेदारी होगी जब तक कि उनकी राय में आंतरिक अशांति जारी रहती है, जैसा कि राज्य के गठन के ठीक पहले नागा हिल्स तुयेन सांग क्षेत्र में मौजूद थी। यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं होगा बल्कि राज्यपाल होगा। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 371 ए के 1 बी के अनुसार संसद के वे अधिनियम जो निम्नलिखित मामलों से संबंधित है। कौन कौन से मामले हैं? नागाओं की धार्मिक तथा सामाजिक प्रथाएं, नागा प्रथागत कानून और प्रक्रिया, ऐसे कानून से संबंधित नागरिक और आपराधिक न्याय प्रशासन, और भूमि और उनके संसाधनों का स्वामित्व और हस्तांतरण नागालैंड पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि राज्य की विधान सभा एक प्रस्ताव द्वारा ऐसा करने का निर्णय न ले ले। आपका जो आंसर हो जाएगा केवल 2। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य स्तर पर निम्नलिखित संगठनों या निकायों पर विचार करिए। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग। तो देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि उपयुक्त संगठनों या निकायों में से कितनों के अध्यक्ष को केवल राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। तो ये जो यहाँ पे देखिए इतने सारे संगठन दिए गए हैं, यहाँ पे सिर्फ पूछा गया है कि सिर्फ जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष को सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है कितनों को। कितने संगठनों के या कितने निकायों के जो अध्यक्ष हैं उनको केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है पद से। तो देखिए पहला विकल्प तो सही हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग। जो इनको क्या कहते हैं, नियुक्ति तो की जाती है राज्यपाल के द्वारा, नियुक्ति राज्यपाल, लेकिन हटाया जाता है राज्यपाल। हालांकि हटाया जाता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। और यहीं पे देखते दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्य वित्त आयोग की बात की गई है। तो 243 आई में राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। तो यहाँ पे राज्यपाल होगा न कि राष्ट्रपति। और राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग तीसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 243 के अनुसार निर्वाचन की बात कही गई है। के तहत राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से समान और आधारों पर पद से हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। और वहीं देखते हैं
तीसरा जो है कि सही हो जाएगा। चौथा जो है राज्य मानवाधिकार आयोग। चौथा सही हो जाएगा। जो राज्य जो मानवाधिकार है, राज्य मानवाधिकार नियुक्ति तो इनकी राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समितियों की सिफारिश पर की जाती है। यहाँ पे नियुक्ति जो है की जाती है राज्यपाल, हटाया जाता है राष्ट्रपति। तो इसलिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, केवल 3। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 7वीं अनुसूची। ट्रेड यूनियन संघ सूची, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची। तो उपर्युक्त में से कितने जो है कि सही सुमेलित है। यहाँ पे विषय दिया गया है और संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल जो है कि विषय। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा गलत आपका। ट्रेड यूनियन औद्योगिक और श्रम विवाद विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती समवर्ती सूची में शामिल है, न कि संघ सूची। और वहीं दूसरा सही हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है कि समवर्ती सूची में शामिल है। 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा इसको जो है कि जोड़ा गया था। इसे केंद्र और राज्यों दोनों द्वारा समन्वित विधायी प्रयास संभव हो सके। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है कि स्वच्छता जैसे अस्पताल, औषधालय 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में शामिल है। 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में शामिल है। आपका आंसर हो जाएगा केवल 2। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। भारत के महान्यायवादी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के संविधान के अनुसार उपर्युक्त पदाधिकारियों में से कितने भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है प्रसाद पर्यंत पद धारण करना। पद धारण करना 47। तो पहला जो है कि आपका सही हो जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अनुच्छेद 76 जो है कि 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी जो है कि नियुक्त करेंगे। और वहीं पे 76 अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करेगा, यानी उसके द्वारा वेतन भत्ता जो दिया जाएगा उसे प्राप्त करेगा महान्यायवादी। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद जो है कि 338 बी अनुच्छेद 338 बी पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य।
3 सदस्य शामिल होते हैं। आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत की जाती है। उसकी सेवा और शर्तें कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। वे 3 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए पद धारण करते हैं और उनका एक निश्चित कार्यकाल प्रदान किया गया है। वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। अगला है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद जो है कि 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर के तहत की जाती है और 6 वर्ष या 65 वर्ष तक जो है कि अपने पद पर बने रह सकते हैं। जो भी पहले हो पद धारण कर सकते हैं। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार जो है कि जो सीएजी है उनको हटाया जा सकता है। ये प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं कर सकते हैं। आपका आंसर हो जाएगा केवल एक। सिर्फ महान्यायवादी जो है कि भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, यदि राज्यसभा इस संबंध में प्रस्ताव पारित करती है तो संसद राज्य सूची में सूचीबद्ध मामलों पर कानून बना सकती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन सही है? तो जो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। यह प्रावधान किसी राज्य विधानमंडल की समान विषय पर कानून बनाने की शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, भारत के लोकपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को ही लोकपाल का या अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। लोकपाल के अध्यक्ष उनके पद से केवल उसी प्रकार उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। कुछ अपवादों के साथ लोकपाल को भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा जो स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे जो कोई भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, प्रयुक्त में से कोई नहीं। और आज के जो सेशन का लास्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को किसी राज्य के क्षेत्र में किसी भी अपराध की जांच करने से पहले संबंधित राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करनी होगी। और कथन 2 है, लोक व्यवस्था और पुलिस विषय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। प्रयुक्त में से कौन सा जो है कि कथन सही है? कथन 1 और कथन 2 दिया गया है। कथन 1 सही नहीं है और कथन 2 सही है। कथन 1 यानी कि यह सही नहीं है और कथन 2 सही है। लोक व्यवस्था और पुलिस विषय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी। और आज के सेशन का हमारा यही लेक्चर समाप्त होता है। तो आशा करते हैं आपको यह लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और आपने अच्छे से जो है कि क्वेश्चन देखा होगा और सॉल्व किया होगा। तो हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले सेशन के साथ। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपका जो है पीटी ज़्यादा दिन नहीं बचा है, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना रिवीजन कीजिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में अगले सेशन के साथ। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें।